पेज नंबर 1.4 खोलो। पेज नंबर 1.4 बैलेंस शीट। लास्ट में देखो कल हमने खत्म कर ली थी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के 4 मेजर हेड थे, एसेट साइड के 2 मेजर हेड थे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे आप लोगों ने लास्ट नोट डाउन किया था कॉपी पे, वो खोल लो और एक बार बैलेंस शीट देख लो। 1.4 पेज पे समरी बैलेंस शीट बनी हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। समरी बैलेंस शीट के अंदर इसमें देखो आइटम्स नहीं गिवन। अगर आप ये बैलेंस शीट देखोगे मेजर हेड गिवन है, सब हेड गिवन है, लेकिन उसके अंदर की आइटम्स गिवन नहीं है। ये वाली बैलेंस शीट में जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, सिर्फ इसमें मेजर हेड है, सब हेड है। अब करने क्या वाले हैं हम, पहले देख लो करने क्या वाले हैं। आज हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएंगे पेपर में, जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ इसी से रिलेटेड। 99% शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के। शेयर होल्डर फंड के अंदर दिख रहा है पहला सब हेड शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने लगे हैं। लिख लो यहाँ पे दोनों को कंबाइंड करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं वो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के आते हैं। तो पहला सब हेड है, फर्स्ट मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, उसका फर्स्ट सब हेड होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आइटम्स आती हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर जो फॉर्मेट बनेगा मैं आपको वो दिखा देता हूं, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। कॉपी पे एक फॉर्मेट नोट डाउन करेंगे छोटा सा, ये आ गया जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पेज नंबर 1.5 या 1.6 होगा। देखो 1.6 पे आओ, पेज नंबर 1.6 पे आओ। शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड क्या होता है मेरे को बताएगा कोई? शेयर होल्डर फंड सब हेड है कि मेजर हेड है? ये फर्स्ट मेजर हेड है, ये फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर पहला सब हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को अब हम डिटेल में करने वाले हैं, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। कह रहे हैं अंडर द हेड शेयर कैपिटल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी शोन, करो अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी शोन। बाय बाय। 3:35 3:37 हो चुके हैं, डेली लेट होते हो आज। बाय बाय, छुट्टी। अब देखो जी शेयर कैपिटल के अंदर हमें क्या क्या शो करना है। शेयर कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी शोन एज अंडर नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड, इसके ब्रैकेट में लिखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। हाँ बंद कर दे, 10 रुपये फाइन लगेगा। हाँ जमा कराओ। हाँ तो कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल के हेड के अंदर आप लोगों ने क्या क्या शो करना है। सबसे पहले कह रहे हैं नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और कितने की उसकी अमाउंट है वो शो करना है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, देखो ऊपर था ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड को हम बोलते थे दादाजी, फिर है इशूड पिताजी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप फाइन लगेगा आज। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसी वजह से नहीं मैं अंदर आने देता, पहले आप लोगों की एक्सचेंज शुरू हो गए, चार्जर ये वो, इसलिए नहीं मैं आने दे रहा था अंदर। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या शो होने हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, पार वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब लिखो कितने का एक शेयर है। पार वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब लिखो प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस नहीं लिखवा रहा, प्राइस लिखवा रहा हूं। उसके बाद रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये वाले याद करने हैं, मेन पॉइंट ये वाले याद करने हैं। अब देख लो एक बार के लिए, कोल्स इन एरियर, कोल्स अनपेड मिल गया आप लोगों को। देखना पॉइंट नंबर 7 में, कोल्स अनपेड, कोल्स इन एरियर्स विल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस लाइन का मतलब देखना क्या निकलता है, किसी को समझ आ रहा है?
Coals unpaid, coals in arrear will be shown as a deduction from subscribed but not fully paid up. क्या मतलब बन रहा है? कोल्स इन एरियर का मतलब होता है जिसने पैसे नहीं दिए। कोल्स इन एरियर का मतलब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो अभी तक हमने 8 रुपए मंगवाए हैं, 8 रुपए दे जाओ, या फिर हमने 10 रुपए मंगवाए हैं लेकिन अभी तक कोई पर्सन 8 रुपए दे के गया, 2 रुपए दे के ही नहीं गया। मैंने मैंने कल आपको बताया था एक शेयर का प्राइस रखना पड़ता है। एक शेयर का प्राइस रखा 10 रुपए। जशन जी थोड़ा एक्टिव। एक शेयर का प्राइस रखा 10 रुपए, लेकिन बंदा अभी तक सिर्फ 8 रुपए दे के गया है, तो 2 रुपए नहीं दे के गया ना। तो सबसे हम लिखेंगे कैसे कि शेयर का प्राइस है 10 रुपए। इस 10 रुपए को बोलते हैं पार वैल्यू। पार मतलब कि जितने का प्राइस है उसका, मार्केट प्राइस नहीं, एक्चुअल प्राइस। 10 रुपए का एक शेयर है। कोल्स इन एरियर का मतलब होता है जो पैसे नहीं मिले। लिखो कोल्स इन एरियर का मतलब जो पैसे शेयर होल्डर ने नहीं दिए। ये कोल्स इन एरियर का मतलब लिखो, जो पैसे शेयर होल्डर ने नहीं दिए। आप दोनों में से बुक किसके पास नहीं है? जो पैसे शेयर होल्डर ने नहीं दिए। तो 10 में से अगर 8 रुपए दे दिए तो कोल्स इन एरियर कितना हुआ? 10 रुपए में से, गुरकिरत थोड़ा एक्टिव हो जा, जवाब देना शुरू करो। 10 रुपए में से अगर किसी ने 8 रुपए दे दिए तो कितने नहीं दिए? तो नहीं देने को बोलते हैं कोल्स इन एरियर। तो बैलेंस शीट में इसको ऐसे शो किया जाता है, जितने का शेयर है पूरा लिख देंगे 10। 10 में से इन्होंने बोला है कोल्स इन एरियर विल बी डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है माइनस करके लिखना। तो 10 में से 2 माइनस लिख दिया, तो बाकी लिख दिया 8। ये पॉइंट समझ में आ गया? पेपर में ये इसका लिख लो पहले, इसको ई, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। कोल्स इन एरियर का मेजर हेड या सब हेड क्या होगा? तो कोल्स इन एरियर का मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, सब हेड आएगा शेयर कैपिटल, विल बी शोन एज अ डिडक्शन, ठीक है, फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब जिसने सारे पैसे नहीं दिए, वो तो पता चल ही रहे, उसने 8 रुपए दिए। अगला फोर फीचर, ये भी ई पॉइंट है एग्जाम का। कॉल्स इन एरियर भी कॉल्स फॉर फीचर। तो जब हमने उसको नोटिस दे दिए, फोन कर दिए, ईमेल कर दी, उसको रिमाइंडर दिलवा दिए कि भाई हमारे पैसे दे जा, पैसे दे जा, नहीं दे के गया, 8 रुपए तो उसके आए हुए हैं ना, तो हम उसके 8 रुपए भी अपने पास रख लेंगे। फोर फीचर का मतलब सीख लो जशन। शेयर फोर फीचर का मतलब 10 रुपए में से 8 रुपए आए हुए हैं, भेज दो आज वापिस। तो 10 रुपए में से 8 रुपए आए हुए हैं ना, 2 रुपए उसके नहीं आए हुए, तो भी हमने 2 रुपए लिया। उनको बुला लो यार। अच्छा अर्श है, रहन दो, मुझे लगा अंश है। जाओ बुलाओ। तो लड़ना शुरू कर देगा। मैसेज का क्या होता है? बुला लो अंदर। अब मैसेज कर दिया मतलब एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, चलो ठीक है। तो मैंने देखा नहीं ना, तो मैसेज 3:30 पे करेगा क्या? तू तो बंदे को मानता है यार। ए चेयर ले, सुन मेरी गल, ए चेयर ले, उधर हो जा। डिंपल आ गया तू, ए चेयर लेके उधर हो जा बस। सारे पढ़ाई का फ्लो खराब हो जाता है, किश्तों में बंदे आते हैं। तो फोर फीचर का मतलब मैं आपको समझा रहा था, जैसे कि 8 रुपए किसी बंदे ने दे दिए, 2 रुपए नहीं दिए, तो हमने उसको रिमाइंडर कॉल किया कि भाई तेरे 2 रुपए रहते हैं, दे के जा, लेकिन फिर भी उसने नहीं दिए, तो हम उसके 8 रुपए भी अपने पास रख लेते हैं। उसको वापस नहीं करते, उसके शेयर कैंसिल कर देते हैं। एक तो उसको शेयर होल्डर से हटा दिया कंपनी के, और साथ साथ उसके 8 रुपए भी कंपनी ने खुद रख लिए, तो कंपनी की तो कैपिटल बढ़ गई ना। तो इसको बोलते हैं फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब लिखो शेयर होल्डर के पैसे और शेयर्स जब्त कर लेना। शेयर होल्डर के फोर फीचर शेयर्स का मतलब लिखो शेयर होल्डर के पैसे एंड शेयर्स, बुक में शेयर होल्डर के पैसे एंड शेयर्स जब्त कर लेना। जब्त मतलब उसके शेयर पे हमने अपना अधिकार जमा लिया। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ के देखो नीचे कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। इट इज शोन
बाय एडिंग। एडिंग मतलब होता है माइनस या प्लस। किसमें प्लस कर देना हमने इसको? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। जैसे हमने कॉल्स इन एरियर को माइनस करते हैं, शेयर फॉरफीचर को हमने ऐड करना होता है। कॉल्स इन एरियर को माइनस, फॉरफीचर को ऐड, पेपर में आ चुके हैं ये दोनों। अब हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल होती क्या है, शेयर कैपिटल के अंदर वाली डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो देखो ये बैलेंस शीट दी हुई है। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपको, क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाए कि बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट के आइटम्स दे देंगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले उसका हमने साइड लिख लेनी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। फिर ये शेयर होल्डर फंड फर्स्ट मेजर हेड हो गया। फिर उसके अंदर क्या लिखेंगे? उसके अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल जो फर्स्ट सब हेड है। उसके बाद लिखेंगे नोट नंबर 1। ये देखो ये लिखा हुआ है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 का मतलब सिंपल होता है वर्किंग नोट, कि हम बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, उसमें कोई वर्किंग नोट, उसमें कोई कटिंग, उसमें कोई होच पोच कुछ नहीं दिखाएंगे। खाली शेयर कैपिटल कितनी है उतनी। अब उसके बीच में किसने पैसे दिए नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर, फॉरफीचर, ये वर्किंग नोट में दिखाना है यार। बैलेंस शीट साफ सुथरी होनी चाहिए, जो पेज नंबर 1.4 पे थी आपकी। आप पेज नंबर 1.4 टर्न करो अपना, सिर्फ मेजर हेड सब हेड है ना, साफ सुथरी बैलेंस शीट है। कहते बैलेंस शीट को साफ सुथरी रखना चाहते हैं, उसकी जो भी डिटेल होगी उसको वर्किंग नोट में दिखाएंगे। लेकिन वर्किंग नोट को वर्किंग नोट नहीं बोला जाता, नोट नंबर बोला जाता है यहाँ पे। तो इसके नोट नंबर की डिटेल नीचे होती है। देखो ये लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1। 1 का मतलब होता है ये, बनाओ इसको, ये 1 यही वाला है। ये नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना, ये यही वाले नोट्स टू अकाउंट है। इधर देखो एक एरो यहां से ये बनाओ, एक एरो यहां से ये बनाओ, ये नोट नंबर क्या, हाँ हाँ फेयर है, मिलेंगे ही उसके। ऊपर वाला तो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है ना, ऊपर वाला तो सिर्फ देखा जाए शोरूम है, गाड़ी शोरूम में खड़ी है, बनती कहाँ पे है? फैक्ट्री में। अब सोच के देखो, तो आप बुलेट के शोरूम में गए, वो वहीं पे ही बनाना शुरू कर दे, जहां पे बेच रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वहीं पे ही बनाना शुरू कर दे, वॉशिंग करना शुरू कर दे, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। फैक्ट्री अलग चीज है, लेकिन गाड़ी या कोई प्रोडक्ट बनता फैक्ट्री में है, शोरूम में तो सिर्फ बिकता है। तो बैलेंस शीट एक आपका शोरूम है, उसकी जो फैक्ट्री है वो ये है। फैक्ट्री के 90% मार्क्स है, शोरूम के सिर्फ 10% है। शोरूम में तो हमने सिर्फ डिस्प्ले करना है, फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट तैयार होएगा। तो फैक्ट्री क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। अब उसमें देखो पहले आपको क्या लिखना है, जहां पे आपने ये नंबर 1 लिखा था ना, नंबर 1 हमने किसके सामने लिखा था? शेयर होल्डर फंड के सामने या शेयर कैपिटल के सामने? शेयर कैपिटल के सामने। तो यहाँ पे उसकी हेडिंग शेयर कैपिटल डालनी है, शेयर होल्डर फंड नहीं डालनी। समझ में आ गया? अब उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल, पहला दादाजी लिखो नंबर 1। दूसरा इश्यूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, डैश शेयर ऑफ डैश ईच, मतलब कंपनी के पास कितने शेयर हैं। फॉर एग्जांपल 500 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो टोटल पैसे कितने हो गए? 5000। लिखो इसको, एक काम करना 5000 शेयर कर दो, 5000 शेयर 10 रुपए का एक है, तो टोटल पैसा कितना हो गया? 50,000। 50,000 है ये घर के दादाजी, तो पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल के इधर साथ में लिखो दादाजी। अभी यहाँ पे लिखना है, इसके बाद ये सारा का सारा कॉपी पे लिखना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद है इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब पिताजी, मतलब हम कितने शेयर बेच सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे मान रहा हूँ कि हम 4000 शेयर बेच रहे हैं, 10 रुपए का एक है, तो हम अभी 40,000 का सामान बेचना चाहते हैं। क्या हम 50,000 से ज्यादा का सामान बेच सकते हैं कभी? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? उसके बाद है तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। थर्ड है सब्सक्राइब, इसके अंदर थर्ड का ए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये लायक बेटा है कि नालायक? तो ये हो गया लायक बेटा। लिखो लायक बेटा, मतलब 4000 शेयर कंपनी ने बेचे हैं, उसमें से ना 3500 शेयर एक बंदे ने खरीदे। तो इधर लिखो 3500 शेयर उसने पूरे के पूरे 10 रुपए कंपनी को दे दिए। तो ये लो जी, इधर तो आ गए 35,000। लायक बेटे के तो सारे पैसे आ गए, 3500 शेयर उसने खरीदे 4000 में से। तो नलायक बेटा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसने कितने शेयर खरीदे होंगे? 500। टोटल शेयर हमने 400 बेचे, 4000 बेचे हैं, 4000 में से एक ने खरीदे हैं 3500, तो दूसरे ने कितने खरीदे होंगे? 500 शेयर, 10 रुपए का एक था, ठीक है, और 10 रुपए ही हमने मंगवा लिए। सर कोल्ड अप का मतलब क्या होता है? कोल्ड अप का मतलब होता है कंपनी कह रही है सारे के सारे 10 रुपए दे जाओ। कभी कभी कंपनी कहती है यार अभी 8 रुपए दे जाओ, 2 रुपए कल को मंगवाएंगे। तो कोल्ड अप का मतलब ये होता है जितनी कंपनी को जरूरत है कंपनी मंगवाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनियां क्या करती है, सारे के सारे पैसे इकट्ठे मंगवा लेती है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कितनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है,
4। कंपनी मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पैसा मंगवा सकती है उसी 10 रुपए को। पहले कहेगी 2 रुपए दे दो, फिर कहेगी 3 रुपए दे दो, फिर कहेगी 1 रुपए दे दो, फिर बाकी जो बचे हुए वो दे दो। प्रैक्टिकली लाइफ में कंपनियां क्या करती हैं, पूरे का पूरा पैसा इकट्ठा मंगवा लेती हैं। तो दूसरे वाले बंदे से हमने लेने कितने थे, 5000 रुपए। 500 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो वो 5000 रुपए देगा ना। लेकिन उसने कुछ शेयर्स ना क्या किए, उसने कुछ शेयर्स के पैसे दिए नहीं, समझ लो 2 रुपए, तो कॉल द एरियर को लिखो 2 रुपीज। तो 2 रुपए नहीं दिए, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया होगा, 4000 रुपए नहीं दिया होगा, 1000। चलो जी, कोई तो जाग गया, किसी को तो कैलकुलेशन करने आ गई कि किसी के पास 500 शेयर्स हैं, उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो 500 गुना मल्टीप्लाई इनटू 500 गुना 2, 1000 रुपए नहीं दिए, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे, तो 4000। तो कंपनी के पास टोटल कितना पैसा पहुंचा, 39,000। कंपनी ने बेचना चाहिए थे 40,000, लेकिन कुछ कॉल्स इन एरियर निकल आए, तो कंपनी के पास पहुंचा 39,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 39,000। फोर फीचर में हमें ऐड करना होता है, कॉल्स इन एरियर माइनस करना होता है, फोर फीचर ऐड। फोर फीचर में अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ 0 है, यहाँ पे 200 500 600 और भी आ सकता है। तो फोर फीचर हमेशा ऐड हो जाएगा, ऐड होने से मेरी कैपिटल बढ़ जाती है, कॉल्स इन एरियर माइनस हो जाती है। ठीक है, अब कॉपी पे देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमने, प्रीलिमिनरी वाला पॉइंट था लास्ट। हाँ, इसके नीचे लिखो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनवा रहा हूं। बैलेंस शीट में कहां आएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल, जो इसके वो दादाजी पिताजी लिख रहे हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट फैक्ट्री में जाना चाहिए कि शोरूम में, फैक्ट्री ऊपर वाली बैलेंस शीट हो गई या नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट्स में बनेगा ये, तो नोट्स टू अकाउंट्स में बनेगा। तो पहले नोट्स टू अकाउंट्स में डालेंगे नंबर 1। ठीक है, जो आइटम के सामने वर्किंग नोट आ रहा होगा, तो वर्किंग नोट का नेम था शेयर कैपिटल। और कुछ नहीं करवा रहा मैं, जो भी अभी हम पढ़ के आए हैं ना वही का वही लिखवा रहा हूं, शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले कौन सी होती है शेयर कैपिटल के अंदर, पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो अमाउंट यहां पे लिख देना बाहर और डबल अंडरलाइन करना। डबल अंडरलाइन करने का मतलब होता है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। बी होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। अगर मेरे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल समझ लो 50,000 है, तो इशूड शेयर कैपिटल समझ लो 40,000 है। दोनों के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है, पेपर में भी अगर आपने एक अंडरलाइन की तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ये फॉर्मेट है, ये डबल अंडरलाइन ही करने। इसके बाद होता है तीसरा सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड का मतलब होती है लोगों ने कितने खरीदे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड में दो बेटे थे, लायक और नलायक। इसके अंदर फर्स्ट सब पार्ट होता है फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में याद है कितने थे, 3500 इंटू 10, 35,000। सेकंड आपके पास आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, जिसने सारे पैसे नहीं दिए। शेयर्स थे कितने, 500 इंटू 10, 5,000। इसमें से आप लेस करोगे, लेस फोर फीचर करते हैं या कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन एरियर, वो कितने थे 1,000। 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 कॉल्स इन एरियर, ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फीचर अगर हमने उनके कोई पैसे जब्त कर लिए। अभी के लिए मैं मान रहा हूं 0 है, तो टोटल पैसा कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4,000। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी बन गई,
39,000। तो ये 39,000 आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया जो बैलेंस शीट में जाएगा। अब नोट्स के बाद आप लोगों ने कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 5-6 पेजेस छोड़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना है, अभी पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट भी अलग से बनेगा। ठीक है जी, पी एंड एल का फॉर्मेट भी अलग से बनेगा, तो 5-6 पेजेस छोड़ दो। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 5-6 पेजेस। पेज नंबर 1.8, पेज नंबर 1.8। इधर देखो ये लिखा हुआ है जी, सबसे पहले 1.8 से पहले ना 1.7 पे आओ कि मतलब क्या होता है इनका। ऑथराइज शेयर कैपिटल एग्जाम, इशूड शेयर कैपिटल एग्जाम, पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं 1-1, 2-2 नंबर का। व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल। एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल। पहले लिखो यहाँ पे एग्जाम। तो बड़ा चक्कर घूम के आए होंगे ना, बुक रह गई होनी है ना। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रहे हैं। तू केड़ा कदे मेरे नाल मजाक करदे हैं, झूठ बोलदे हैं, सच्ची रह जांदे। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल रेफर टू द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल। ये आ चुका है जी पेपर में क्वेश्चन, ये वाला मैक्सिमम कैपिटल। कई बार ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आ चुके हैं, कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में आ चुके हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। उसके ऑप्शन आ जाते हैं ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड या नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कैपिटल को डिब्बे में डालो, इसी को दोबारा से एंगल करके लिखो ई। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी लोगों को बेच सकती है और उनसे पैसे इकट्ठे कर सकती है। क्योंकि कंपनी जो होती है ना, कंपनी हमेशा पब्लिक के पैसों से भी चलती है। मालिकों ने अपना पैसा लगाया होता है, पब्लिक से भी पैसा इकट्ठा करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अडानी के शेयर ले रखे हैं, रिलायंस के ले रखे हैं, विप्रो के ले रखे हैं, मैं उनका मालिक हूं। लेकिन कितनी हैसियत का, जितने मैंने उनके शेयर ले रखे हैं। किसी में मैंने 5,000 के शेयर ले रखे हैं, किसी में 25 के, किसी में 12 के। तो मैं भी एक मालिक हूं, मैंने भी कंपनी में पैसा लगा रखा है, लेकिन मैं उनकी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता। वो कह रहे हैं घर पे बैठो, हर साल जो प्रॉफिट होगा आपको बांट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये होगी मैक्सिमम शेयर कैपिटल फॉर विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी में कंपनी इससे ज्यादा शेयर नहीं बेच सकती। सर फिर फ्यूचर में जाके, अब रिलायंस कंपनी पैदा हुई थी आज से 40-50 साल पहले, तब उसने 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया होगा। तब तो आज से 1978 की है रिलायंस, तब तो 50 लाख बहुत होता था। अब 50 लाख में तो मतलब, अब सोच रहे हो जिसका घर 8,000 करोड़ का है रिलायंस का, वो 50 लाख रुपए से अब क्या करेगा। तो ये तो लिखा हुआ है लाइफ टाइम, इससे ज्यादा कंपनी शेयर बेच ही नहीं सकती। तो कंपनी को क्या और पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे जैसे ग्रो करेगी। तो फिर से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, फिर से इसको चेंज करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि अब हमारा काम बढ़ गया है। हमने तो उस टाइम के हिसाब से ऑथराइज शेयर कैपिटल भरी थी ना, अब जमाना चेंज हो गया, पैसा और चाहिए, तो गवर्नमेंट को फीस दे के ऑथराइज शेयर कैपिटल को और बढ़ाया जा सकता है। ये प्रैक्टिकली पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पॉइंट आए तो हमने यही लिखना है कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज डिस्क्लोज्ड फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, दैट इज नॉट एडेड टू द टोटल। कह रहे एडिड नहीं करना टोटल में। सर कैसे, मतलब समझ नहीं आया मेरे को। एक बात बताओ, ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की अमाउंट दिख रही है किसी को? 2 आंखें हैं आपके पास, दिमाग है, सबसे बड़ी बात, बिना आंखों वालों को भी दिख जाएगा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट बोलना। इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, टोटल कितना हो गया, यही तो नहीं करना, क्वेश्चन यही बोल रहा। कह रहे हैं 50 और 40 को टोटल मत कर देना भैया, 50,000 में से ही तो 40,000 पे के आप शेयर बेच रहे हो। यही इन्होंने पॉइंट लिखा, पढ़ के देखो। अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज डिस्क्लोज्ड फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, और आगे क्या लिखा हुआ है, नोट टू बी एडिड। क्योंकि यार 50,000 तो हम टोटल बता रहे हैं, हमारे पास इतने हैं, इसमें से कितना बेचना चाहते हो, 40। तो जो हमने ये डबल अंडरलाइन की थी ना, ये दिख रहा था डबल अंडरलाइन, मैंने कहा था ये डबल अंडरलाइन नहीं करना, सिंगल नहीं। डबल अंडरलाइन करने का मतलब यही होता है कि इसको टोटल में मत ऐड कर लेना,
कहीं आपका वो 50,000 प्लस 40,000 प्लस 39,000 टोटल शेयर कैपिटल हो गई 1,29,000। क्या मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल 1,29,000 है? मैक्सिमम ही मेरे पास 50,000 है। तो यही इन्होंने लिखा कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है। घर के ये वो बूढ़े दादाजी हैं जो मंजे पे बैठे रहते हैं, सबका हाल चाल बांटते हैं, ना ये काम करेंगे, ना ये दुकान पे जाएंगे, ठीक है, ना ये सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। ये घर के बैठे हुए बुजुर्ग हैं जो साथ में चारपाई पे बैठे होते हैं, बस। उसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल, फर्स्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या बढ़िया मतलब राइटर ने लैंग्वेज लिखी है। करण इधर पढ़ने थोड़ा एक्टिव होके ना, जब तक इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये लाइबिलिटी लगेगी ਤੁਹਾਨੂੰ। कह रहे हैं इश्यूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बात तो सही है, पिताजी निकलते तो दादाजी में सही है ना, तो इश्यूड शेयर कैपिटल मैक्सिमम निकलेगा कहां से? ऑथराइज्ड में से। तो क्या खूबसूरत लैंग्वेज है। इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक। ऑफर्ड का मतलब लिखो सेल, जो हम पब्लिक को सेल करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 5,000 शेयर हैं लेकिन अभी हम 4,000 ही बेचना चाहते हैं। ऑफर्ड का मतलब लिखो सेल, पब्लिक। ये तो मैंने आपको चीख के पिछले 5 दिनों से बता रहा हूं, कंपनियों में पब्लिक का पैसा भी लगता है। आप अपनी ग्रो ऐप डाउनलोड करो, अपस्टॉक्स डाउनलोड करो, बड़ी सारी ऐप्स हैं, ठीक है, ब्रोकर्स ऐप होती है, जितने मर्जी शेयर खरीदो। अब शेयर खरीद रहे हो, शेयर खरीदते ही आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, लेकिन उस कंपनी के अंदर जाके उनके लैपटॉप नहीं छेड़ सकते। ये नहीं कहोगे आज से सिक्योरिटी गार्ड हट गया। लेकिन सर आज एलन मस्क ट्विटर का सब वो बना है, मालिक बना है, उसने तो जाते ही सीईओ को उड़ा दिया, पराग अग्रवाल को। तो उसने जो शेयर खरीदे हैं ना, इस हैसियत से शेयर खरीदे हैं जिसमें वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट ले सकता है। सर समझ नहीं आ रहा, अभी आप कह रहे हो शेयर खरीद लो लेकिन कंपनी के अंदर आपका हक नहीं चलेगा। टेस्ला कंपनी का मालिक है एलन मस्क, उसने ट्विटर कंपनी अभी अभी खरीदी है $44 बिलियन की। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेना अगर किसी को आता हो, $44 बिलियन, ठीक है, पता चल जाएगा। उतने में उसने कंपनी खरीदी है, फिर भी उसको कंपनी के 20-30% ही मालिकाना हक मिला है। लेकिन वो जाके कंपनी के जो सीईओ होते हैं, सीईओ मतलब मैनेजर का मैनेजर हो गया, पूरी कंपनी का बाप हो गया, लेकिन मालिक नहीं है, कंपनी का बाप चलाने के लिए मैनेजमेंट, उसको हटा दिया जाते ही आज ही पहले ही दिन। सर फिर वो कैसे कर रहे हो और आप कैसे बोल रहे हो? मेरे पास जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ट्विटर के मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, मैंने खरीदे हुए हैं 10,000 के, उसने खरीदे हुए 10 लाख करोड़ के। तो हैसियत में फर्क आया कि नहीं? तो हैसियत में फर्क आया तो वो कंपनी में जाके कामकाज भी कर सकता है। मतलब एक प्रॉपर परसेंटेज होती है कि कम से कम 20% शेयर होने चाहिए, 10%। मैं अगर अपने 25,000 के ट्विटर के शेयर को निकालू ना, मेरे पास कितने परसेंट है? तो 0.0000 वो भी कम से कम 15-20 जीरो लग जाएंगे, उसके बाद भी लास्ट में 1 आएगा, इतने परसेंट है जी आपका। अब बताओ मैं किस हैसियत के हिसाब से मालिक हुआ? मालिक तो हुआ, लेकिन ये थोड़ी अब कंपनी में जाके ऐसे तो डिंपल कहेगा अच्छा जी किसी कंपनी के शेयर खरीद लो मालिक बन जाते हैं। इसने 15-20 कंपनियों का एक शेयर खरीद लिया, किसी का 200 रुपए का, किसी का 500 रुपए का, किसी का 300 रुपए का। भाई के पास 13 कंपनियां हैं, क्या करोगे 13 कंपनियों का? हक तो नहीं मिले ना आपको, मालिकाना लेवल तो मिल गया, पोस्ट मिल गई कि आप मालिक हो कंपनी के, लेकिन कंपनी के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए कुछ परसेंटेज होती है, 5%, 10%, 20%। तो एलन मस्क ने 10-20%, 30% ही अभी शेयर खरीदा है कितने लाख करोड़ का, तब जाके उसके शेयर सिर्फ 10-20% है। तो सोचो कंपनी की वैल्यू कितनी बड़ी होती है। तो इधर क्या लिखा हुआ है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में बताओगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कितना था? रिमेनिंग पार्ट 10,000 था, नलायक को 40,000 तो पब्लिक को बेच दिया, रिमेनिंग पार्ट बोल रहे हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल का रिमेनिंग पार्ट ये देखो, 50 में से मैंने 40 बेच दिए, तो रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड इज कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल। बात तो सही है, 50,000 के थे, 40 बेच दिए, उसको बोलते हैं इश्यूड, जो नहीं बेचे उसको बोल रहे हैं अनइश्यूड। अगले पे आ जाओ, सब्सक्राइब्ड को, सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है जो लोगों ने खरीद लिए। इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, ये इसको सर्कल करो। कंपनी ने बेचे थे 40,000, एक ने खरीदे थे 35,000 के, एक ने खरीदे थे 5,000 के ना, तो इश्यूड शेयर कैपिटल में से खरीदे, दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फुली पेड अप, फुली पेड अप का अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल। कह रहे हैं फुली पेड अप कौन से होते हैं? व्हेन बोथ ऑफ द कंडीशन, इसको करो, व्हेन बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अंडरलाइन करो और बॉक्स करो। अगर 2 कंडीशन आप फुलफिल कर देते हो तो आप लायक बेटे की डेफिनेशन में आ जाओगे, अगर नहीं करोगे तो नालायक की। क्या?
कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर कैपिटल, कंपनी कह रही है पूरे के पूरे 10 रुपए दे जा। पहले वाले बंदे ने 3500 शेयर खरीदे थे ना, 10 रुपए का एक था, तो वो टोटल भी 10 रुपए देगा कि 3500 इंटू 10 देगा, मतलब 35,000। तो कंपनी ने सबसे पहले कोल्ड, कंपनी कह रही है सारे के सारे पैसे दे जाओ, मतलब 10 रुपए। कोई कोई जो ना सर एक शेयर भी खरीदता है, जी हाँ, कोई एक खरीदता है, कोई 5 खरीदता है, कोई 3500 शेयर खरीदता है, जिसके पास जितना पैसा होगा उतने खरीद लेगा। एलन मस्क के पास जितने पैसे थे उसने उस हिसाब से खरीद लिए। पॉइंट समझ में आ गया? एक तो कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवा लेने हैं सभी से कि मेरे को भाई 8 रुपए मत देके जाओ, पूरे 10 रुपए देके जाओ। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, एंड पढ़ना सेकंड पॉइंट, कंपनी हैज रिसीव्ड द फुल अमाउंट। बात तो सही है, कंपनी कह रही है पूरे पैसे दे जाओ और सामने वाले ने पूरे पैसे दे दिए, तो ये लायक बेटा है। लायक बेटे का नाम क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वोल्टास लिमिटेड, पहले आप अपने आप पढ़ो, आपको दिया 1 मिनट, क्या आपको समझ में आ रहा है? वोल्टास लिमिटेड से पढ़ के देखना। किसी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 5 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने गए? तो टोटल अब उसको 10 रुपए देने हैं क्या? कहने का मतलब चिप्स के पैकेट का रेट 10 रुपए है, जितने पैकेट लोगे उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने पैसे हो गए? 50 लाख। और उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। सिंस द कंपनी हैज कॉल्ड, कंपनी ने पूरे पैसे मंगवा लिए थे, कहते पूरे के पूरे पैसे दे जाओ 10 रुपए। मैं कभी भी अमाउंट पे बात नहीं करूंगा, याद रख लेना। अब आने वाले 2 महीने में ये बात चलती रहेगी, मैं हमेशा 10 रुपए बोलूंगा, क्योंकि एक का प्राइस तो 10 रुपए है ना। अब शेयर जितने मर्जी हो सकते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो मैं बार बार 50 लाख, 40 लाख, 40,000, 50,000 की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल बात करूंगा कि एक शेयर का दाम क्या है। क्या दाम है एक शेयर का? तो मैं हमेशा 10 रुपए के हिसाब से बात करूंगा। कंपनी ने 10 रुपए मंगवा लिए, तो इधर देखो शेयर कैपिटल इज शोन इन द, इधर देखो ये लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स। अब मेरे को बताओ ये फैक्ट्री है, ये शोरूम है? लिखो इधर फैक्ट्री। सर शोरूम तो इन्होंने बनाया नहीं, शोरूम में क्या है? शेयर कैपिटल लिख के उसके सामने लिख देंगे। तो फैक्ट्री में इन्होंने क्या लिखा? इधर देखो पहला लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मेरे को बताओ मेजर हेड है या सब हेड है? लिखो इसको सब हेड। इसका मेजर हेड क्या होता था? शेयर होल्डर फंड। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, सब शेयर कैपिटल के अंदर ये लायक बेटा कहलाएगा कि नालायक? तो इधर लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो लिखो लायक बेटा। तो साथ आपको क्या डिस्क्लोज करना है? कितने शेयर और कितने का एक है। तो देखना ठीक ही लिखा हुआ है इन्होंने, 5 लाख शेयर 10 रुपए का एक, तो टोटल हो गया 50 लाख। ओके, आ गया नोट फुली पेड अप। नोट फुली पेड अप में अगर उन ऊपर वाली दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एग्जांपल पढ़ के देखो यहां से। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने देखना कितने शेयर इशू किए हैं। करण थोड़ा ध्यान, किधर आया 1 लाख? कितने लिखे हुए? फर्स्ट पॉइंट की केडी लाइन नीचे लिखे हुए, एक्स लिमिटेड हैड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल अमाउंट। तो कंपनी ने तो पूरे पैसे मंगवा लिए, टोटल 10 लाख हो गया। आगे पढ़ो कहानी में क्या आ रहा है, एंड ड्यूली रिसीव्ड कह रहे सारे पैसे मिल भी गए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है पिछली लाइन से मुकरने वाले हैं। ये एक्सेप्ट का मतलब है कुछ एक्सेप्शन आने वाली है, डिफॉल्टर बंदे आने वाले हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे। कह रहे हैं 10 लाख, कितने शेयर थे? 1 लाख 10 रुपए का एक है। ड्यूली रिसीव्ड, पैसे मिल भी गए, रिसीव्ड का मतलब पैसे मिल भी गए, लेकिन लास्ट में लिख दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है पिछली वाली लाइन से अपोजिट चलने वाले हैं। एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स, क्या मतलब होएगा इसका? 5,000 वालों के तो देखा जाए तो मतलब 10,000 रुपए अभी कंपनी को नहीं मिले, तो नहीं मिलने वाले पैसों को क्या बोला जाता था? एक बार फिर से मनन, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे हमारे 10,000 रुपए हैं। आगे लिखो, आगे देखो, इन सच अ केस 95,000 इक्विटी शेयर्स विल बी शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, ठीक है। ये 95,000 वालों ने पूरे दे दिए, तो ये लायक कहलायक है नालायक? तो फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप? नॉट फुली पेड अप वाले में कौन से हैं देखना, विल बी शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। 5-6 पेजेस छोड़ो, कॉपी पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे।
5-6 पेजेस छोड़ के एग्जाम्पल नंबर क्या है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल लिख देना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। हाँ जी, बैलेंस शीट है तो लिखेंगे ही। कंपनी का नेम कुछ नहीं है अभी। बैलेंस शीट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, लिखा हुआ है तो लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च ऑफ एक्स लिमिटेड। देखना एक्स लिमिटेड था, इन दोनों को मिला के 1-2 हो गए। ऐसे पेज होते हैं ना आपकी कॉपी के, ऐसे पेज होते हैं ना आपकी कॉपी के, तो ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया आमने सामने वाला। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट सीरियल नंबर फिर से वही अमाउंट। अब पहले सबसे पहले मेरे को बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले होती है साइड्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में सबसे पहले होती है साइड्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद बताओगे क्या लिखना होगा? पहले लिखेंगे मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। मेजर हेड हमेशा नंबरिंग में बॉक्स में डालूंगा, तो आप भी ऐसी हैबिट बनाना, पहचान हो जाया करेगी। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड तो मेजर हेड है। इसके बाद अब पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, इसको सर्कल में डाल दिया करो, शेयर कैपिटल। तो मेरे को जो वर्किंग नोट बनाना है वो शेयर कैपिटल का बनाना है। शेयर कैपिटल के सामने लिखूंगा नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर है। इधर लिख लेना नोट, इधर है रुपीस, इधर है रुपीस। शेयर कैपिटल के सामने आना चाहिए नंबर 1। जिसका शेयर होल्डर फंड के सामने नंबर 1 आया, वो पहले ही टीचर देखते ही पहले एक आटा मार देगा, क्योंकि मैं जो वर्किंग नोट बना रहा हूं शेयर होल्डर फंड का नहीं बना रहा, शेयर कैपिटल का बना रहा हूं। तो इधर नोट्स टू अकाउंट्स, तो वो वाला नंबर यहां पे डालूंगा, नंबर 1। किस चीज का वर्किंग नोट बन रहा है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं? तो इधर मैं नंबर 1 डाल दूंगा, इधर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, तो मैंने बस यहाँ पे क्रॉस लगा के, सिंगल अंडरलाइन करते थे या डबल? सेकंड मेरे पास होता है इशूड शेयर कैपिटल। सर यहाँ पे आपने कोई अमाउंट तो नहीं भरी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। इशूड शेयर कैपिटल में डबल। अब आएगा यहाँ पे मेरे पास तीसरा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अंडरलाइन करो। अब इसके अंदर भी 2 थे ना, पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मेरे को इस क्वेश्चन में बताओगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कौन कौन से लोग थे, कितने शेयर, कितने का एक था? 95,000 शेयर्स एट 10 ईच, तो टोटल हो गए 9,50,000। अभी इसको बाहर नहीं निकालना, अंदर वाले कॉलम में लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें कितने शेयर बच गए थे? 5,000 शेयर्स एट 10 ईच, टोटल कितने हो गए? 50,000। अब इसमें से कॉल्स इन एरियर को माइनस करूं या प्लस करूं? तो लेस कॉल्स इन एरियर 5,000 इंटू 2 10,000, तो टोटल कितना हो गया? इधर लाइन लगाओ। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिला लोगों से? 9 लाख। क्या हो गया तेनू? 9,90,000 टोटल यही पैसा मिला होगा। 95,000 वालों ने पूरा दे दिया, 5,000 वालों ने सिर्फ 40,000 दिया, तो टोटल हो गया 9,90,000। बस इसके बाद और कुछ आना नहीं, लगा दो डबल अंडरलाइन।
तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होके आया कि शेयर कैपिटल जो आपकी है ना 9,90,000 रुपये है। अब इसको शोरूम में ले जाओ, शोरूम अभी बनाना है कि बन गया ऊपर, तो शेयर कैपिटल के सामने लिख दो 9,90,000। सर ये वाला रुपीस क्यों बनाया है? अगर ये रुपीस इसलिए बनाना पड़ता है, समझ लो ये 2022 हो गया, ये 2021 हो गया, तो 2021 का कुछ नहीं था, हमने डैश डाल दिया। पहले ये लिख लो 1 मिनट। दोनों एग्जाम्पल को टिक करो बुक में से, जल्दी हाथ चलाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे, दोनों क्वेश्चंस को टिक करो, इस वाले को टिक कर दो, ऊपर वाले को टिक करो। ये हो गया, देखो जी 9,90,000 आया था, ठीक है 9,90,000। आगे व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप, अगला सेकंड पॉइंट देखना 1.9 पे, इसको डबल एरो डाल दो क्योंकि इन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। ऊपर लिख लो नॉट कॉल्ड अप, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है यहाँ पे, नॉट कॉल्ड अप। नॉट कॉल्ड अप का मतलब पता है क्या है? कंपनी ने खुद अभी पैसे पूरे नहीं मंगवाए, लोग तो क्या देंगे, कंपनी कह रही है अभी हमें 8 रुपए या 7 रुपए दे के जाओ, अभी हमें बाकी पैसों की जरूरत नहीं है। कंपनी टोटल कितने किश्तों में 10 रुपए को मंगवा सकती है? तो कंपनी ने अभी पहली किश्त मंगवाई है, कह रहे हमें सिर्फ 7 रुपीज दे दो यार, अभी 3 रुपए की अभी हमें जरूरत नहीं है। तो कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को लिखो 10 रुपए, नॉमिनल वैल्यू को लिखो 10 रुपए। नॉमिनल वैल्यू का ही मतलब होता था पार वैल्यू, जितने का शेयर है। अब आगे फॉर एग्जांपल पढ़ो, गडोर टूल्स लिमिटेड हैज इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। टोटल कितने पैसे होने चाहिए? 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स है 20 लाख, विच 8 रुपीज कोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी अभी 8 रुपए मंगवा रही है, तो कंपनी कह रही है टोटल शेयर कैपिटल तो होनी चाहिए 20 लाख की, लेकिन अभी हमें सिर्फ 16 लाख रुपए ही चाहिए। तो कंपनी ने कोल्ड कितने की है? कोल मतलब मंगवाना, 16 लाख, 2 लाख इंटू 8 16 लाख। इसको कैसे शोन किया जाएगा? कह रहे हैं दीज आइटम शैल बी शोन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि फुली पेड अप का तो मतलब यही होता है ना, फुली पेड अप की 2 कंडीशन पढ़ो पिछले पेज पे, 2 कंडीशन थी। कह रहे हैं कंपनी ने फुली कोल्ड अप कर लेने चाहिए और लोगों ने फुली पेड अप कर देने चाहिए। अब कंपनी ने जब फुली कोल्ड अप नहीं किए तो क्या ये फुली पेड अप हुआ या नॉट फुली पेड अप? नॉट फुली पेड अप। तो कह रहे हैं इसको कैसे शो करोगे? कह रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स, इसको करो सर्कल करो, इसको नोट्स टू अकाउंट्स। कंपनी वाले अभी सॉल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बना रहे, शोरूम नहीं बना रहे, सीधा फैक्ट्री बना रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, कह रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल बना देना, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बना देना। सब्सक्राइब्ड के नीचे देखना लायक बेटा बना रहे हैं कि नलायक। पर यहाँ पे देखा जाए कंपनी की गलती, क्योंकि हमेशा गलती बच्चे की थोड़ी होती है, कभी कभी पेरेंट्स भी तो अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं ना, उसके नंबर इतने आए, उसके ये आए, उसके वो आए, है ना। फिर आप कहते हैं उसके पास वो बुलेट बाइक है, मेरे पास स्प्लेंडर है ना। तो कई बार आपकी चलती है, कई बार पेरेंट्स की चलती है। तो पेरेंट्स की यहाँ पे गलती है, कह रहे हैं नोट फुली। तो 2-3 लाइन बोलनी होंगी, बोल ले पक्का। इसको लायक बेटा लिखूं या नलायक? नलायक बेटा विद पेरेंट्स मिस्टेक लिख लो, याद रह जाएगा। नलायक बेटा विद पेरेंट्स मिस्टेक। यहाँ पे बच्चे की, यहाँ मेरे को नहीं सुनना, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे पेरेंट्स अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं कि उसके नंबर इतने हैं तेरे आए नहीं, ठीक है। मतलब गलती बच्चों के सिर पे डाल दी, पेरेंट्स की गलती है। कहने का मतलब ये कंपनी ने खुद ही शेयर अभी पूरे नहीं मंगवाए, तो खुद पूरे नहीं मंगवाए तो लायक बेटा तो कोई होगा नहीं, फुली पेड अप तो आ नहीं सकता, नॉट फुली पेड अप आएगा। तो इन्होंने देखो यही लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। 2 लाख शेयर है तो 10 रुपए का एक, 8 रुपीज कोल्ड अप, तो 16 लाख के 16 लाख रुपए लोग दे के चले गए। तो मैं अगर शोरूम में बैलेंस शीट में बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में 16 लाख आएगा। बैलेंस शीट में पहला आएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 20 लाख, ऑथराइज तो 20 लाख ही है ना, 2 लाख शेयर इंटू 10 ईच, इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली उसमें आ जाएगा। आगे अ सिचुएशन में अराइज आउट ऑफ अबव, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि 2 लाख शेयर्स ही हैं लेकिन कंपनी ने बेचे भी 2 लाख है, मंगवाए 8 रुपए हैं,
ऊपर 8 रुपए कोल्ड अप थे ना, लेकिन कह रहे हैं अगर 5000 इक्विटी शेयर हैव नॉट पेड द फर्स्ट कॉल। यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है या बच्चे की गलती है? बच्चे की गलती है, क्योंकि अब 5000 शेयर जिस बंदे के पास थे ना उसने 3 रुपए दिए ही नहीं। तो क्या मुझे ये बता सकते हो वो 5000 वालों ने कितने पैसे दिए होंगे? मेरे को अमाउंट ना बताया करो, अमाउंट बताया करो पर शेयर की। 5 रुपए राइट आंसर। तो 5 × 5 25 रुपए, 25,000। तो जिन्होंने 15,000 बोला था ना, थोड़े अपने दिमाग खोल लो। क्वेश्चन समझ में आया था क्या पूछा मैंने? अगर उसने 3 रुपए नहीं दिए तो दिए कितने होंगे? हैं 7। अरे 8 रुपए वाला क्वेश्चन चल रहा है, 8 रुपए कोल्ड अप है, 8 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दिए होंगे? पढ़ तो लो ना ऊपर क्या चल रहा है, सिचुएशन में राइज। ऊपर वाला क्वेश्चन ही आगे कंटिन्यू चल रहा है। कंपनी ने कोल्ड अप कितने किए थे? तो क्वेश्चन कह रहा है उसमें से 5000 वाले एक बंदे के पास 5000 शेयर थे, उसने 3 रुपए नहीं दिए, कंपनी ने मंगवाए थे 8। 8 में से अगर 3 नहीं दिए तो कितने दिए होंगे? तो उसके पास शेयर कितने हैं, मल्टीप्लाई कर लो। तो 5000 शेयर है, 25,000 उसने दे दिए होंगे। तो इसको कैसे शो करेंगे? देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब इधर देखो 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कोल्ड अप। बिल्कुल ठीक है जी, 2 लाख शेयर थे, 10 16 लाख। लेस कर दो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में कितने पैसे आएंगे? 5000 वालों के इंटू 3 15,000। तो टोटल अब बैलेंस शीट का टोटल आ गया 15,85,000। आया समझ में? आगे शेयर कैपिटल आपका खत्म हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं शेयर कैपिटल के, ठीक है। अब वाली बुक में कम हो गए, 2-3 साल पहले वाली बुक में इसके कम से कम 5-6 अलग से इलस्ट्रेशन होती थी, अब इसने काट दिए। मेरे को समझ नहीं आया वैसे क्यों, लेकिन मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा। तो शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गए, पेपर में ऐसे ही आते हैं। ये जो आपको दिए हुए थे ना, ये इसी हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे। जैसे ऊपर एक्स लिमिटेड वाला हमने किया था ना, ये है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बन के आएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बन के आएगा। उसकी बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। जाने यार, इसको जगह देना, पीछे से होगी जगह। नहीं है जगह है। काफी बैग ही नहीं पाई, बैग की जिप भी बंद करते सी। ऐ अद्धा खड़ा भी हो गया सीधा, ऐ खड़ा हो गया सीधा। और फिर एक टीचर की नजर में पैगी। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड मेजर हेड शुरू हो रहा है कि सेकंड सब हेड, कोई बता सकता है? सेकंड सब हेड। तो लिखो सेकंड सब हेड। सेकंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट या लॉसेस। तो इसको भी शो किया जा सकता है। इसके भी सीधा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसका समझाया हुआ है कि ये प्रॉफिट लॉसेस क्या होते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं कि कैसे रिजर्व एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जैसे अभी शेयर कैपिटल को देखा, सेम वैसे ही है। एग्जांपल नंबर 1 पे आना। एग्जांपल नंबर 1 मिल गई? रणवीर पढ़ना फर्स्ट लाइन। ओ लिमिटेड बोल देना, नाम खतरनाक है। थोड़ी आवाज ऊंची। O Limited has opening debit balance of 5 lakh in reserve and surplus as a balance of statement of P&L। क्या मतलब है इसका? लॉस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। कंपनी के पास ओपनिंग में ना, ओपनिंग का मतलब होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कंपनी के पास 5 लाख रुपए का लॉस पड़ा है। ओपनिंग का मतलब है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेके अगली 31 मार्च को बोलते हैं मेरा करंट ईयर, जिसमें मैं काम धंधा करूंगा, सेल परचेज करूंगा। तो देखना उसके बाद इस साल उसने क्या किया, इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो पहले जो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, इसको लिखो 1/4/21 का बैलेंस है ये। पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखो 1/4/21 का। 1/4/21 का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो अगला साल कौन सा होगा? 21-22। क्योंकि 1/4/21 मतलब आप उसको 31-21 भी लिख सकते हो। ओपनिंग को जो मैं 1/4/21 लिखा है, आप इसको 31-21 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो करंट ईयर कौन सा गया? 21-22। इसको लिखो 21-22।
मतलब 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया है? कितना प्रॉफिट कमा गई? प्रॉफिट कितना कमाया है? 8 लाख प्रॉफिट कमाया है। मैंने पूछा है कि लास्ट में क्या बच गया, मैंने पूछा इस साल प्रॉफिट कितना कमाया है? 8 लाख। लास्ट में कंपनी के पास कितना बच गया होगा? 3 लाख का प्रॉफिट बच गया होगा कि लॉस? 5 लाख का घाटे में चल रहे थे हम, इस साल 8 लाख का फायदा कमा लिया, तो 5 लाख तो लॉस माइनस हो जाएगा उसमें से, तो बाकी 3 लाख का प्रॉफिट बच गया। केस समझ में आ गया? प्रेजेंटेशन सीखो कैसे करना है। लास्ट लाइन पढ़ना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? लबुदे लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो कंपनी क्वेश्चन ने फैक्ट्री का भी पूछा है, शोरूम का भी। अब इधर देखो, सबसे पहले देखो ऊपर देखो, क्या हो गया तुम दोनों को? इधर ध्यान दो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2022, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने कॉपी पे ऐसे ही। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। सर शेयर कैपिटल कहाँ गया? क्या इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल वाली कोई आइटम आई थी? तो आपको बनानी थोड़ी है, जो क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ वही बताओ। इसमें से मेरे को बताओ मेजर हेड कौन सा है और सब हेड कौन सा है? सब हेड कौन सा है? तो रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 आएगा, मेजर हेड के सामने नहीं आता, सब हेड के सामने आता है। तो अब नीचे सब हेड देखो, नोट्स टू अकाउंट्स, इधर से यहाँ पे सर्कल करो जी, 1 को यहां से एरो डालो, यही वाला नोट नंबर 1 आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले कह रहे हैं, ये सरप्लस छोड़ो, इसको मत लिखना। कह रहे हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ओपनिंग। ओपनिंग मेरे पास लॉस था या प्रॉफिट था? लॉस था। तो 5 लाख को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। इस साल मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 लाख का। तो नेट में क्या बच गया? 3 लाख का प्रॉफिट या लॉस? तो 3 लाख का ये प्रॉफिट बच गया। अब 3 लाख की एरो बनाओ, यहां से देखो जैसे मैं बना रहा हूं, 3 लाख की एरो बनाओ ये, और ऊपर ईयर देखो, पहला है 22 वाला, दूसरा 21 वाला। ये तो अभी अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले भी बताया था, पहले करंट ईयर बनेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर। तो यहां पे तो आएगा 3 लाख जो बच गया। तो ये 5 लाख कहां से आया फिर? ओपनिंग वाला ओपनिंग में भी लिखना है, क्लोजिंग वाला जो बच गया क्लोजिंग में भी लिखना है। देखना समझ में आ रहा है? सांप सीढ़ी बनाना है ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं, पहले 1 को इधर तक बनाओ, 3 लाख को इधर तक बनाओ जैसे मैंने बनाई है। बनाओ सांप सीढ़ी जल्दी से, बना लिया? 3 लाख की एरो बनाई है। एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी पे। गैलेक्सी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1/4/21। 1/4/21 है, मेरे को बताओगे ये ओपनिंग हुआ या क्लोजिंग हुआ? ओपनिंग। 1/4/21 है तो ओपनिंग। जर्नल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L का मतलब है बाकी प्रॉफिट कितना पड़ा है? तो कंपनी के पास ओपनिंग में प्रॉफिट पड़ा है या लॉस पड़ा है? पिछले क्वेश्चन में क्या था? ओपनिंग में कितने का? 5 लाख का। और अब गुरकिरत मेरे को लग रहा है तेरा शायद टाइम हो रहा होगा, तभी दिमाग रुक गया होगा, थोड़ा सा देख के आगे लिखना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर। चलो बुक्स बंद कर दो सारी, बुक्स क्लोज। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। ड्यूरिंग द ईयर 31/3/22। देखना ड्यूरिंग द ईयर 31/3/22 बनता है कि 23 बनता है कि 21 बनता है? ओपनिंग अगर 1/4/21 है तो ड्यूरिंग द ईयर तो 21/22 हो गया ना। 21/22 वाला साल खत्म कौन सी डेट पे होगा? 31 मार्च 2022। कह रहे हैं 31 मार्च 2022 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर इट इनकर्ड अ लॉस। अच्छी बात है बुरी बात? पिछले क्वेश्चन में तो अच्छा परफॉर्म किया था, इस क्वेश्चन में बुरा परफॉर्म किया। हाउ वुड यू दीज आइटम शोन इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स? करो शुरू। एग्जाम्पल 2, सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। एग्जाम्पल नंबर 2, बैलेंस शीट ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड एज एट 31/3/22। सर बैलेंस शीट में तो 1/4/21 भी डेट है, तो हमने कौन सी डेट डालनी होती है? जो सबसे लास्ट डेट होती है। गुरकिरत बताइए मैंने क्या बोला है?
क्या बोला था मैंने? लास्ट डेट है कौन सी होती है लास्ट डेट? कुछ और बोला था मैंने, समझाया कुछ और था। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਰੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲੈ ਵੱਜਦਾ ਗਿਆ फोन नहीं अगर साथ साथ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਵੀ ਨਾ एक 4/21 डेट भी है, एक 4/22 भी है। लिखते कौन सी डेट है? जो सबसे लास्ट में आ रही है वो डेट लिखते हैं, 31/3/22। तो यहाँ पे ये बन गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये बन गया नोट्स, ये बन गया 31/3/22, ये बन गया 31/3/21। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को। अब इसके बाद नंबरिंग, सबसे पहले क्या लिखते होते हैं? मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड हो गया। फिर सर्कल में डालो कौन सा हमने वो बनाना है, सब हेड, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इधर लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट, तो इसके सामने लिख दो नंबर 1। तो इधर बनाओ आगे फिर फैक्ट्री नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला बनेगा सीरियल नंबर, उसके बाद रुपीज रुपीज। तो सीरियल नंबर कौन सा वर्किंग नोट नंबर बन रहा है? 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे को लिखना क्या है? सबसे पहले मेरे को ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। 2 आइटमों के ओपनिंग बैलेंसेस थे, अगर आप देखोगे ना, एक जर्नल रिजर्व के, एक P&L के। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये। अब जर्नल रिजर्व जो हम लिख रहे हैं ना, देखो रिजर्व एंड सरप्लस तो सब हेड है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? इसके ऊपर लिखो सब हेड, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? सब हेड। और जो ये जर्नल रिजर्व है ना, डॉट डाल रहा हूं, डॉट में याद है मैं क्या लिखता था? आइटम्स। तो ये मेरी आइटम्स हैं। तो जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व कितने का था जी? देख लेते हैं। जर्नल रिजर्व था 4,50,000 का, 4,50,000। तो जर्नल रिजर्व को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया, 4,50,000। उसके बाद मेरे पास था स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L मेरे पास ओपनिंग था 2 लाख रुपए का, लेकिन मैंने इस साल क्या कमाया था? लॉस। तो लॉस को हमेशा माइनस करके लिख दिया जाता है, लेस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितने का लॉस कमाया? 3,20,000 का। तो टोटल बता दो कितना आता है? 3,30,000। तो 3,30,000 अब मेरे पास फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। कहाँ पे जाएगा? शोरूम में। शोरूम मतलब बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 330। तो मेरे पास अब 31/3/22 को जो रिजर्व एंड सरप्लस बच गया है वो 3,30,000 बच गया है। तो मेरे को बताओगे दोनों में से 330 कहाँ पे लिखूं? 3,30,000। 21 में कितना लिखूं? 21 में 31/21 को 6,50,000, 6,50,000 आएगा यहाँ पे। 31/21 को मेरे पास टोटल प्रॉफिट था 6.5 लाख का, लेकिन कुछ लॉस हुआ था, उस लॉस की वजह से अब रह गया 3,30,000 का। बाकी करेंगे कल।